ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है, और इसका हम लोग ग्राफिकल पढ़ते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इससे कुछ हमें जो है कुछ डाटा निकल के आएंगे, उसके वैल्यूज को हम देखते हैं। जैसे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करेंट का रिलेशन हमें दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट का रिलेशन दिया है, और ये रिलेशन कुछ ऐसा दिया है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस समथिंग 5 वोल्ट है, करेंट 10 है। ये जब 10 करते हैं ये 20 होता है, जब इसको 15 किया जाता है तो ये समथिंग 30 होता है, 20 देन 40 कम। ये जो है एम्पियर है और ये वोल्ट। इसका अगर हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, जो करेंट है, करेंट को हम लोग परपेंडिकुलर ले लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। यहाँ से ओम्स लॉ क्या आया था, V = IR। अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको V और I के साथ साथ R का भी रिलेशन मिलेगा। तो R का रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, तो देखिए यहाँ से अगर R की वैल्यू आप निकालना चाहें तो R = हो जाएगा V/I। मतलब जहाँ भी करेंट हमारा ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, करेंट का वैल्यू ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और करेंट का वैल्यू देखिए, करेंट का वैल्यू कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं और इसमें हम ऐसा करेंट को ले लेते हैं यहाँ परपेंडिकुलर I, और वोल्टेज को ले लेते हैं यहाँ पर, जो भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या होगा इस ग्राफ में, ये 0 और यहाँ पे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20, 25, 30, और करेंट हमारा है 10, 20, 30, 40, 50। अब हम इसके ग्राफ लेंगे तो 5 वोल्ट पे करेंट का वैल्यू 10 एम्पियर, अगेन 10 वोल्ट पे करेंट का वैल्यू 20 एम्पियर, 15 वोल्ट पे करेंट का वैल्यू 30 एम्पियर, और 20 वोल्ट पे करेंट का वैल्यू 40 एम्पियर। ठीक है, अब इस ग्राफ को अगर हम मिलाते हैं तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो स्ट्रेट लाइन में वोल्टेज और करेंट का रिलेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का रिलेशन होता है। ठीक है, और जो ग्राफ है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट हैविंग रिलेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, रिलेशन इन स्ट्रेट लाइन में इनका रिलेशन को शो किया जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन में आप किसी भी पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस सेम होगा। जैसे किसी ने पूछ दिया आपको ABC, हमें B पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि B पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो B पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए B पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 15 वोल्ट है। एट पॉइंट B पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट एंड करेंट इज 20 एम्पियर, सो R = V/I, दैट मीन्स 15/20। ये जो होगा रेजिस्टेंस आएगा हमको इस पॉइंट पे, इसको काट देते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 0.75 ओम, इतना रेजिस्टेंस आया। अब क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस अगर इस तरह से इस ग्राफ को बढ़ा दिया जाए, ग्राफ में स्लोप को बढ़ा दिए, ये जो स्लोप इसका ढलान था ऐसे इंक्रीज कर दिए, ये R1 था जिसका हर जगह पे वैल्यू यही होगा। जब स्लोप को इंक्रीज किए तो नया जो R2 का वैल्यू आएगा, इसमें देखिए क्या हुआ,
इसमें जो मैक्सिमम, अगर हम वोल्टेज की बात कर रहे थे तो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज 20 वोल्ट तक था, यहाँ सी पॉइंट तक। इसमें भी मैक्सिमम वोल्टेज 20 है, बट करंट कितना हो गया, करंट हो गया 50। तो अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, ये जो वैल्यू है 20 वोल्टेज अपॉन 50, तो इससे जो वैल्यू आएगा और कम आएगा। मतलब जब करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिया हो और करंट दिया हो परपेंडिकुलर में, तो करंट का जो ग्राफ बनेगा रेजिस्टेंस का, तो स्लोप बढ़ाने से रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा और स्लोप को घटाने से रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। ये बात याद रखना है। तो ये एक नोट हम लोग कर लेते हैं इसमें। तो नोट क्या करना है, इन V पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस I ग्राफ, if I is in vertical position, then slope, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा, स्लोप अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज होगा, then if slope increases, resistance will be increases, रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। किसमें, आप लोग बताइए। स्लोप जो है ऐसे रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, सॉरी अभी हम लोग देखें ना, बढ़ रहा घट रहा है, डिक्रीजेज। ऐसा ग्राफ दिया हो जिसमें I जो है इस तरह से दिया हो, तो क्या होगा, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा, तो देखिए इस पॉइंट पे अगर निकालेंगे तो वोल्टेज कितना है 20/50, ये था जस्ट 15/20, और यहाँ पे वोल्टेज जो था हमने 15 ही लिया था इस बी पॉइंट पे। यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ये 20 और ये 30। अगर आप निकालना चाहे रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे इसका जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, V/I, तो 20/30 R1 में, R1 का वैल्यू मैक्सिमम, R2 का मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वोल्टेज तो वही है 20 वोल्ट, लेकिन ये वैल्यू बढ़ जाएगा 50। नीचे वाला वैल्यू बढ़ा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज किया। तो स्लोप बढ़ाएंगे इस ग्राफ में तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ये बात याद रखना है ग्राफ से रिलेटेड। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि आप बताइए, इस तरह से I दिया हुआ है वर्सेस V दिया हुआ है, और इसमें 3 ग्राफ दिए हुए हैं, ये R1, R2, R3, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो अभी हमने बताया जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा R1 का, फिर R2 का, फिर R3 का। ये कब होगा, ये भी बात याद रखना है, जब I वर्टिकल पोजीशन में दिया हो। जब इसको चेंज कर देंगे तो ये पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, ये भी याद रखना है। जैसे ये चेंज करेंगे तो उसके लिए चेंज हो जाएगा, हम जो बातें आपको बताए हैं वो चेंज हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं, उसको आपको करा करके बता देते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन दिया है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ ऐसा दिया है 10, 5, 20, 10, 30, 15, ठीक है। अब इसको हमें एक ग्राफ में शो करना है, और इस ग्राफ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ शो किया जा रहा है और करंट यहाँ शो किया जा रहा है। जैसे ये मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 10, 20, 30, 40। अगर आप इसके ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे होगा आपको 5 एम्पियर एंड 10 वोल्ट। नाउ 10 पे है 20 और 15 पे है वैल्यू 30।
ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो आएगा ही। इस ग्राफ में आप रेजिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इतना ही ग्राफ दिया हो तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ये निकलेगा, 30 पे जो वैल्यू आएगा वही हमारा। हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे रेजिस्टेंस जो है वो, अगर हम ये ग्राफ खींचे, ऐसा ग्राफ खींचे जिसमें हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्टिकल हो। पोटेंशियल डिफरेंस वर्टिकल होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का जो स्लोप होगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप ग्राफ का इंक्रीज होगा तो जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। ये आपको याद रखना है जब पोटेंशियल डिफरेंस वर्टिकल दिया हो। वर्टिकल पोजीशन पे क्या दिया हो, पोटेंशियल डिफरेंस, और हॉरिजॉन्टल पे करंट दिया हो। इस रिलेशन में हमारा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्टेज दिया है और करंट दिया है, आप बताइए इस तीनों ग्राफ में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, तो हम लोग देखेंगे कि जिसका स्लोप ज्यादा, पोटेंशियल यहाँ रहेगा तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इस वायर का होगा, उसके बाद रेजिस्टेंस इस वायर का होगा, उसके बाद रेजिस्टेंस इस वायर का होगा। ये जो हमने ग्राफ खींचा, इस ग्राफ से हमें यही पता चला कि देखिए जब R1 पे हम वैल्यू निकाले हैं यहाँ पे तो 2 ओम आया है, क्योंकि V कितना है 30 और I है 15, तो 13/15 that is 2 ohm. And if we find at the point, that point the value of R2, we have to take the potential difference 40 volt, and at that time current is 15 ampere. 14 divided by 50, that is 2.6 ohm. Then we can easily observe that R2, resistance of R2 is greater than resistance of R1. This shows that if we increase the slope of a graph, then resistance will be also increases. ये शो करता है कि जैसे हम लोग स्लोप इंक्रीज करेंगे ग्राफ का तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है कि कैसे एक ग्राफ जो है उसमें स्लोप जो है वो इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन के बारे में हमें अब पढ़ना है। चलिए करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक कंडक्टर है ओहमिक कंडक्टर, जो इस ग्राफ को फॉलो करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ओहमिक कंडक्टर। मीन्स ये क्या होता है, द कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे उसको हम लोग बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, अगर आपको ग्राफ में दिया रहे ऐसा V वर्सेस I का ग्राफ दिया रहे और ये ग्राफ ऐसा दिया रहे तो ये क्या होगा, ये होगा ओहमिक कंडक्टर शो करेगा। ये ग्राफ क्या शो करेगा, ओहमिक कंडक्टर, क्योंकि ये जो लीनियर रिलेशन है वो किसका होता है, वोल्टेज और करंट का लीनियर रिलेशन होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, जो ओम्स लॉ से हम लोग पढ़े हैं। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट हैव लीनियर रिलेशन, यही देता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है यही देता है कि जो वोल्टेज होता है और जो हमारा करंट होता है उसका रिलेशन लीनियर रिलेशन होता है। तो अगर ऐसा ग्राफ दिया है तो ये ग्राफ क्या होगा, ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हो। ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, तो लिखेंगे द कंडक्टर which does not follow Ohm's law is called
नॉन ओमिक कंडक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए जो ग्राफ देगा V वर्सेस I का, वो कुछ ऐसा दे देगा, कुछ भी दे सकता है। अगर कर्व ग्राफ है तो आप समझ लीजिए कि वो कैसा होगा, वो नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। तो ये दो चीजें हैं, ओमिक कंडक्टर है, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो होगा जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, और नॉन ओमिक कंडक्टर वो होगा जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में अब हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे रेजिस्टेंस को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो जो उनका रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस, वो कैसे काउंट होगा और कैसे वो डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर्स के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे वो ये सिंबल यूज करेंगे। हम लोग पीछे क्लास में बताए भी थे कि बहुत सारे रजिस्टर्स को हमें कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन करेंगे वो चीज हम लोग देखते हैं। तो जो फर्स्ट हमें पढ़ना है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन इज आवर फर्स्ट। तो इसी को हम लोग इसी से शुरुआत करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे पता करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उसके लिए एक रूल समझ लीजिए, जब भी रजिस्टर का वन एंड दूसरे रजिस्टर्स के जो है लास्ट एंड से जुड़ा हो, उसको बोलेंगे हम लोग वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। जैसे एक रजिस्टर है, इसका एक एंड, इसका लास्ट एंड इस रजिस्टर के फर्स्ट एंड से जुड़ा है और इसका लास्ट एंड इसके फर्स्ट से जुड़ा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन जो होगा जहां भी, उसको हम लोग बोलेंगे, ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे ये R1 हो गया, ये R2 और ये R3, ये तीन रजिस्टर्स जो है वो ज्वाइंट है। कैसे ज्वाइंट होना चाहिए, इसका जो है वन एंड जो है, इसका वन एंड लास्ट एंड इसके फर्स्ट एंड से और इसका लास्ट एंड इसका फर्स्ट एंड से, मतलब एक के बाद एक रजिस्टर अगर जुड़ा है उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब इफ मोर देन टू रजिस्टर्स आर combined one after another such that last end of first register connected to first end of first register last end of connected to first, या स्टार्टिंग एंड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग एंड ऑफ अनदर रजिस्टर। जो अनदर रजिस्टर है इसके स्टार्टिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, ये समझ लीजिए एक के बाद एक अगर कनेक्टेड है तो इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए मेन चीज क्या है, जब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, करंट ये फ्लो होते जाता है। जो करंट इस यहाँ से जाता है R1 से, वही करंट R2 से जाता है और वही करंट R3 से आएगा। ऐसा कैसे होगा, क्योंकि जो चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है वही चार्ज यहाँ, तो इसके पास आने के बाद चार्ज खत्म तो नहीं हो जाएंगे। चार्ज जो यहाँ से आया वही चार्ज इसके पास जाएगा और वही चार्ज फिर यहाँ वापस आएगा। तो इस तरह से सारे चार्ज जो है इससे जा रहे हैं, मतलब जो करंट है वो इक्वल है। कैसे, अब देख लीजिए, यहाँ से हमने 30 चार्ज भेजे, यहाँ भी 30 चार्ज ही मिलेगा, 30 कूलम, क्योंकि रास्ते में 20 कूलम गायब तो नहीं हो जाएगा, यहाँ 10 कूलम नहीं मिल सकता है। तो चार्ज सब में से सेम पार होगा, इसलिए करंट भी क्या होगा,
इसमें सेम होगा। लेकिन लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे R1 का पोटेंशियल डिफरेंस R2 का और R3 का, ये सब अलग अलग होगा, क्योंकि चार्ज तो गया सेम, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी R1 जो है इसके पास कितना अपोजिशन करता है ये डिपेंड करता है R1 पे। तो वो चार्ज को कितना अपोज करेगा मूव करने के लिए, तो वो चीज हमको क्या देगा, वो देगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहाँ जो वर्क डन होगा चार्ज का कुछ अलग होगा, यहाँ वर्क डन अलग होगा और यहाँ वर्क डन अलग होगा। मतलब तीनों ही केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग होगा। तो सीरीज के दो रूल्स हैं, ये याद रखना है। क्या? करेंट सेम होगा थ्रू आउट द सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड हो जाएगा। ये रूल याद करना है, ठीक है। तो नोट में लिख लीजिए इस बात को। इन सीरीज कॉम्बिनेशन current will be same throughout circuit, throughout all रेजिस्टर्स। सारे रेजिस्टर्स में करंट क्या होंगे? सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इसमें अलग होगा। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जो चार्ज है वो वर्क डन अलग अलग होगा उसका। R1 के कारण उसका वर्क डन अलग हो जाएगा, R2 के कारण वर्क डन अलग हो जाएगा, R3 के कारण वर्क डन अलग हो गया। जैसे चार्ज आया, यहाँ पे अपोजिशन ज्यादा हुआ, ज्यादा काम करना पड़ा, यहाँ कम अपोजिशन हुआ, कम काम करना पड़ा, यहाँ फिर ज्यादा करना पड़ा। तो ये तो वर्क डन बहुत कम या ज्यादा हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अलग अलग है सबका। तो सेकेंड पॉइंट लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस will be divided because, क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि अलग अलग नेचर के रेजिस्टर्स हैं, तो वर्क डन भी चार्ज का क्या होगा? अलग होगा। बिकॉज द चार्ज हैव द वर्क डन ऑफ चार्ज, वर्क डन of charge is different for different resistors। अलग अलग रेजिस्टर्स हैं तो इसलिए डिफरेंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो ये चीज आपको नोट में याद रखना है। क्या? ये लॉ है सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा? सबका अलग अलग आएगा, डिवाइड हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जब इन तीनों को ऐड करें तो वो V के बराबर आएगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इस तीनों को ऐड करेंगे तो V के बराबर आएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो डिवाइड हो गया, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टर्स थे, करंट जो गया, चार्ज जो गया, अलग अलग काम करना पड़ा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो गया, डिवाइडेड हो गया। इस चीज को आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे कि इसमें कॉम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये तीन टर्म में डिवाइड हो गया। जब तीनों को ऐड करेंगे तो इसी के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस वायर में जितना भी रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस के कारण है पोटेंशियल डिफरेंस। उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो करंट है उसके कारण। तो अगर इसको लिखे I और R इक्विवेलेंट, मतलब करंट यहाँ से फ्लो हुआ और सबका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो I ही है, और यहाँ भी करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी I है, और यहाँ भी फ्लो हो रहा है वो भी I है, क्योंकि करंट तो सेम है। तो V1 की जगह पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से I R1।
उसी तरह V2 क्या हो जाएगा, IR2, और V3 क्या हो जाएगा, IR3। ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR, तो इसलिए IR1, IR2, IR3 वही वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां से सब में से I कॉमन ले लेंगे, तो यहां से हो जाएगा I R इक्विवेलेंट इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है वो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वैल्यू हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस पूरे सर्किट का इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बात और है कि ऐसे ही अगर सेम रेजिस्टेंस का बहुत सारे रेजिस्टर्स को अटैच कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक ऐसे कॉम्बिनेशन की है, R रेजिस्टेंस है और फिर R रेजिस्टेंस है, ऐसे कॉम्बिनेशन हमने कर दिया R रेजिस्टेंस n टाइम्स, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सेम रेजिस्टर्स मतलब इक्वल रेजिस्टर्स जो है, इक्वल रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स कंबाइंड है तो क्या होगा। तो लिखेंगे इफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन सीरीज, देन तब क्या हो जाएगा, सीरीज में जब सब इक्वल रेजिस्टेंस कंबाइंड है तो उस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्वल मान लीजिए R सब R है तो R प्लस कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो यहां से हमें क्या निकल जाएगा n इंटू R। और ये आपको याद रखना है कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू जब सेम रेजिस्टेंस दिया हो तो n इंटू R हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे दिया है कि 5 ओम का 100 जो है रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज में, क्वेश्चन हो 5 ओम का 100 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R n इंटू n कितना है 100 रेजिस्टर्स इंटू R कितना है 5, मीन्स 5 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम ये याद रखेंगे, नहीं तो ऐड करते जाएंगे तो 100 टाइम्स ऐड नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज को याद रखना है। ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला है हमारा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कंबाइन करते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। सेकेंड कॉम्बिनेशन है हमारा चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, जो एक रजिस्टर रहेगा इसका फर्स्ट एंड दूसरे के फर्स्ट एंड से जुड़ा रहता है, दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट एंड से जुड़ा रहता है, और इसका जो लास्ट एंड है वो दूसरे के लास्ट एंड से, मतलब जितने भी रजिस्टर्स हैं उनका फर्स्ट एंड एक साथ जुड़ा रहेगा, लास्ट एंड एक साथ जुड़ा रहेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सबका फर्स्ट एंड एक साथ, सबका लास्ट एंड एक साथ जुड़ा है, उसको बोल देंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। टर्मिनल टू टर्मिनल कनेक्शन होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, द कॉम्बिनेशन in which first end of all registers are
connected with each other and also last and is connected with each other। ठीक है, ये भी है। यहाँ पे अलग ये रेजिस्टेंस ले लिए थे R1, R2 और R3, कनेक्टेड विथ ईच अदर। इसको हम लोग कहते क्या है, इट्स कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा क्या, एंड टू एंड जो टर्मिनल का है वो कंबाइन रहेगा। टर्मिनल टू टर्मिनल कॉम्बिनेशन, टर्मिनल टू टर्मिनल कॉम्बिनेशन। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें क्या होता है, जब करंट फ्लो होना शुरू होता है यहाँ से, तो करंट जब यहाँ से आता है तो करंट के पास यहाँ से 3 रास्ते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ से हमने वाटर के लिए 3 रास्ते लगा दिए, तो जो पानी है किसी एक रास्ते में तो फ्लो होगा नहीं, पानी यहाँ से जाएगा तीनों रास्ते में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो पानी यहाँ जितना था उतना यहाँ नहीं होगा, न यहाँ होगा, न यहाँ होगा, तीनों को कंबाइन हो करेंगे तो इसके इतना आ जाएगा। सेम कंडीशन यही है, सेम कंडीशन यही है कि जब यहाँ से करंट जाएगा तो इसके पास यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते होने के कारण करंट सब में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो सब में शुरू हो गया अगर करंट फ्लो होना, तो जो करंट होगा वो अलग अलग डिवाइडेड हो जाएगा इसमें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला रूल कि करंट डिवाइड हो जाता है। फिर से सुनिए, जैसे कि इसमें क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है इस पाइप से, अगर एक पाइप का कॉम्बिनेशन ऐसा दे दिए तो क्या ये वाटर सिर्फ और सिर्फ इसमें से जाएगा? नहीं, वाटर के पास 3 रास्ते हैं, तो तीनों पाइप में से यहाँ से जो कंबाइन है सब में से वो निकलना शुरू हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ भी वही कॉम्बिनेशन है, जब करंट फ्लो होगा तो इसके पास अलग अलग रास्ते मिल गए, तो ये क्या होगा, करंट सारे रास्ते में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कुछ करंट, जैसे कुछ करंट हम मान लेते हैं इधर आ जाएगा I1, कुछ करंट इधर चला आएगा I2, कुछ करंट यहाँ चला आएगा I3। इस तरह से सारे रास्ते में कुछ करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है, ये हमारा पहला रूल है, तो इसको याद रखना है। इसको मिटाते हैं और उसके बाद यहाँ ऊपर लिखते हैं इस बात को। रूल याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, करंट का डिवाइड हो जाए, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा हो सर्किट से, अगर उसको ब्रांच मिल जाए, वो अगर डिवाइड होता हुआ लगे, आप सीधा समझिए कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, अगर करंट डिवाइड हुआ तो। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे नोट के अंदर, वो यही लिखेंगे कि द करंट विल बी डिवाइडेड, करंट विल बी divided because it has many paths। इसके पास बहुत सारे रास्ते हो रहे हैं, इसलिए करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस पूरे कॉम्बिनेशन में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जैसे यहाँ से आप प्लस, यहाँ से जो प्लस यहाँ का आया, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ से जो माइनस है वो माइनस यहाँ है सर्किट में। तो किसी दो के बीच में देखिए, यहाँ इस सर्किट के बीच में पोटेंशियल देखेंगे तो प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल है, और प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल भी यहाँ दिया हुआ है। प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल यहाँ पे भी दिया हुआ है। किसी दो सर्किट के बीच में क्या है, पोटेंशियल प्लस और माइनस है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस के बीच में भी, प्लस और माइनस के बीच में भी, और यहाँ भी प्लस और माइनस के बीच में भी। तो देखिए प्लस और यहाँ से माइनस, मतलब कोई एक आप रेजिस्टेंस चुनिए तो दोनों के बीच का रेजिस्टेंस प्लस और माइनस के बीच में ही आ रहा है।
और यहाँ देखिए वोल्टेज प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है भी, तो सब जगह क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। फिर से सुनिए क्यों होगा ऐसा, क्योंकि प्लस यहाँ पे प्लस है और इस एंड पे माइनस है, तो प्लस इस एंड पे, इस एंड पे माइनस, तो इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वहां से चार्ज जाएगा, तो जो काम करना पड़ेगा वो इतना ही करना पड़ेगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है, तो लिख लेंगे ये भी, पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल इज सेम because the potential difference between two terminal is always equal। जो दो टर्मिनल बन रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्वल रहेगा, तो इसीलिए यहाँ भी प्लस और माइनस बच रहा है, तो इसके बीच में जो कंबाइन किए वो पोटेंशियल डिफरेंस सबका इक्वल रहेगा। तो ये रूल दो याद रख लेना है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ को लगाएंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए ओम्स लॉ लगाते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे निकालने के लिए। तो देखिए जो करंट यहाँ से फ्लो होके आ रहा है आई, ये इतने पार्ट में बट गया, लेकिन जब ये करंट यहाँ सब कंबाइंड होगा तो वापस ये आई हो जाएगा। ये आई करंट ही I1, I2, I3 में कंबाइंड है। जब इस I1, I2, I3 को ऐड करेंगे तो I के बराबर करंट आ जाएगा। मतलब जो I है यही डिवाइड हुआ है किसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। जो यहाँ पे I है इसका जो हम लोग निकालेंगे ओम्स लॉ से, तो इसका वैल्यू क्या होता है, V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये पूरे इक्विवेलेंट सबके कारण ये I है, जो करंट है वो सबके कारण है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल दिए। अब आप यहाँ पे निकालिए I1 का वैल्यू, जो I1 यहाँ पे जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई R1, पोटेंशियल डिफरेंस बाई R1। I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। उसी तरह यहाँ जो I3 आ जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा V बाई R3। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ऊपर से सब में V कॉमन है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन हो गया तो R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये V और ये V कैंसिल हो गया, 1 बाई R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के। तो लिखेंगे क्या, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। तो जितने भी रेजिस्टर्स रहेंगे 1 बाई R1, R2, R3 जितने भी रहेंगे उसको अटैच कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन सेम है कि अगर ऐसा ही n रेजिस्टर्स कंबाइंड है, मतलब ऐसे 500 रेजिस्टर्स कंबाइंड है जिसका रेजिस्टेंस R हो, तो क्या होगा। मान लीजिए ऐसे कंबाइंड हो कितने, बहुत सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइंड हो, बहुत सारे रेजिस्टर्स ऐसे कंबाइंड हो पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में कंबाइंड हो जिसका R रेजिस्टेंस हो, ऐसे n रेजिस्टर्स कंबाइंड हो पैरेलल में, तो क्या होगा। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इफ n रेजिस्टर्स कंबाइंड इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस डॉट डॉट n टाइम्स। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ से देखिए 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन r। देखिए n टाइम्स तो n ऊपर आ जाएगा, नीचे r, सबको ऐड करेंगे तो n टाइम्स n इंटू 1/r इक्वल टू n/r। अब क्या होगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा r इक्विवेलेंट इक्वल टू r अपॉन n। पैरेलल के केस में ये फॉर्मूला याद रखना है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R अपॉन N। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 50 रजिस्टर्स जो है कंबाइंड है पैरेलल में ऑफ, या पिछला जो क्वेश्चन किए थे वही कर लेते हैं, 100 रजिस्टर्स आर कंबाइंड इन पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर वही क्वेश्चन है सेम, चलिए क्वेश्चन अगर सेम वही रहे, इफ 100 रजिस्टर्स आर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm each combined in parallel, then find out equivalent resistance, then find R equivalent। अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा रहे तो क्या करेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है R अपॉन N। ठीक है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R अपॉन N। अब देखिए यहाँ से R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R कितना है 5, N का वैल्यू 100, यहाँ से क्या आ गया 0.05 ओम। इससे पहले कितना आया था 500 और ये अब कितना आ रहा है 5 ओम। तो दोनों ही केस को कंपेयर कीजिए, सीरीज में कितना आया था, ये तो पैरेलल में आया, और सीरीज में यही क्वेश्चन दिए थे आपको, तो सीरीज में कितना आया था, इन सीरीज R इक्विवेलेंट इन सीरीज सेम क्वेश्चन का कितना आया था 500 ओम। दोनों को कंपेयर कीजिए, इसमें रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया है। तो इम्पोर्टेंट नोट है, इसको लिख लीजिए कि जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज में रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसीलिए घरों में हम लोग जो है वो पैरेलल में कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम रहे और करंट जो है हमें जितना हर इक्विपमेंट को चाहिए उतना मिल सके। ठीक है, तो वो हम लिखवा लेंगे एक एडवांटेजेस दोनों का, अभी आप लिख लीजिए इसको। तो चलिए लिखवा ही देते हैं दो चीजें। तो हम लोग अभी क्या देखें इस रिजल्ट से कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो बढ़ जाता है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंस R इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। जैसे देखे हैं अभी हम लोग इससे पहले के एग्जांपल में वही देखे हैं कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इसी कारण से घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन को एक वजह से और नहीं यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने ये सीरीज कंबाइन किया है, ऐसा हमारे पास कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन में हम लोग मान लीजिए ये आपका बल्ब है, ये टीवी है और ये फैन है। अगर आपको यहाँ से करंट तो सब में सेम होता है, अगर ये फ्यूज हो गया तो करंट इसको नहीं मिलेगा। तो ये एक नुकसान है फ्रीज जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें, कि जैसे ही एक इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो अदर भी काम नहीं करेगा क्योंकि करंट सेम होता है। तो लिखेंगे इफ वन इक्विपमेंट
equipment get damaged then other equipment does not work. Equipment does not work. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है because current is equal or same in series. सीरीज में जो करंट है वो सेम है। लेकिन इसमें देखिए, यही केस अगर हम इसमें डिस्कस करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसमें तो क्या होता है, अलग अलग कंबाइन रहता है। एक रजिस्टर ऐसे है, दूसरा रजिस्टर ऐसे है, तीसरा रजिस्टर ऐसे है। तो मान लीजिए आपको ये बल्ब है, ये फैन है, ये टीवी है। बल्ब खराब हो गया तो ये रास्ते में जो करंट जा रहा है वो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें करंट तो अलग जा रहा है तो ये काम करेगा। ये जो फैन है वो भी काम करेगा और जो टीवी है वो भी काम करेगा। मतलब इसमें अगर एक डैमेज होता है तो दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो काम करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इफ one equipment damaged then it does not affect on other equipment, और जो इक्विपमेंट है उस पे इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और एक बात सुन लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा कि आप अगर दोबारा दूसरा भी कनेक्शन ले रहे हो, कनेक्ट करोगे तो और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और आसानी से आप उसको कनेक्ट करके चला सकते हो। लेकिन सीरीज में वैसा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये एडवांटेजेस था। पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो हमें ये फायदा होता है और इसीलिए घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये हम आंसर लिख देंगे। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग एक लास्ट टॉपिक है दैट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और लास्ट जो है हमारा टॉपिक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ये हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सीरीज के साथ साथ पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन दोनों एक ही सर्किट में दिया रहता है। जैसे एक हमारा ऐसा सर्किट दे दिया, इसमें दो इक्विपमेंट को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया और अदर को ऐसे कनेक्ट किया गया। तो सबसे पहला कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो वही रूल लगाएंगे जो रूल हम इससे पहले बताएं आपको, वही रूल हम लोग फॉलो करेंगे। इसमें जो करंट है वो इन दोनों में सेम है, इसलिए ये दोनों सीरीज में, और इस दोनों में करंट क्या हो गया, अलग हो गया, I1 और I2। तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज, क्योंकि करंट इसमें सेम है। तो ये हो जाएगा सीरीज और ये पैरेलल। तो दोनों को ही अलग अलग हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जैसे R इक्विवेलेंट इन सीरीज कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हो जाएगा। और इसको कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल। देखिए कैसे निकालेंगे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R2 प्लस R3 प्लस 1 बाई R4। ठीक है, तो इसको अगर हम करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R3
R4 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा R4 प्लस R3। याद रखिए ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक्स है जिससे आप पैरेलल का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। ये पैरेलल का आ गया और ये सीरीज का, मतलब ये सर्किट कैसा बन जाएगा, एक सीरीज का ये हो जाएगा R1 प्लस R2 और फिर यहाँ पे ये पैरेलल का हो जाएगा ये वाला वैल्यू R3 प्लस R4 बाई R3 इंटू R4 बाई R3 प्लस R4 और ये सब एक बैटरी से ऐसे कनेक्टेड है तो ये कनेक्ट हो जाएगा और फिर से सॉल्व करने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये कंबाइन हो जाएगा और ये कॉम्बिनेशन कहलाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। याद रखिए कि जब भी ऐसा दिया रहे तो आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि ऐसे कनेक्शंस है जिसमें एक है 5 ओम एक 10 ओम, आर इक्विवेलेंट निकालिए, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का ऐड 50 अपॉन 15, 10 अपॉन 3 इज आर इक्विवेलेंट। इस तरह से आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आपने देखा अभी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा तो किस तरह से ये रेजिस्टर्स कंबाइन होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन खास करके पूछा जाता है कि कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, कुछ भी रेजिस्टेंस दिया हो और इसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया तो क्या होगा। तो चलिए इसको हम अभी मिटा देते हैं और कोई भी रेजिस्टर्स है उसको स्ट्रेच करके उसके वायर को डबल कर देना होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस जो है उसका क्या होता है, घटता है या फिर बढ़ जाता है। तो देखिए कोई एक वायर है, उसकी लंबाई L है, ये हमारा एक वायर है, इसकी लंबाई L है। इसको जब हम लंबा करेंगे, स्ट्रेच कर देंगे तो ये वायर क्या हो जाएगा, मान लीजिए डबल कर दिए तो इसकी लंबाई हो गई 2L, लेकिन इसका एरिया जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? ये वॉल्यूम कंजर्वेशन का रूल है कि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, कंजर्व हो जाता है। तो वॉल्यूम फर्स्ट का इक्वल होगा सेकेंड के वॉल्यूम के बराबर। जैसे इसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू इसका लेंथ, तो इसका हो जाएगा एरिया इंटू इसका लेंथ 2L। तो देखिए ये बढ़ गया तो ये घटेगा जरूर, यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ गया तो ये घटेगा, तो जितना ये बढ़ा है उतना ही ये घट जाएगा, ये A/2 हो जाएगा। इस बात को आप निकाल भी सकते हो। जैसे यहाँ पे लेंथ L है तो इसका मान लीजिए एरिया A था, ठीक है, तो यहाँ पे V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A इंटू L। यहाँ पे लेंथ 2L हो गया, एरिया हमें नहीं पता, एरिया हमें फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया हमें नहीं पता कि एरिया का वैल्यू कितना आएगा, A2 ले लेते हैं इसका एरिया का वैल्यू और इसका A1, ठीक है। चलिए और लेंथ कितना है 2L, दोनों इक्वेशन वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ से इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों ही इक्वेशन को इक्वल कर देंगे बाई वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ की। वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, एक मेटल है उसको पिघला दीजिए और उसको फिर देखिए उसका वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए V1 इक्वल टू V2 इतना इक्वल टू इतना रख देंगे, A1L इक्वल टू A2 इंटू 2L। अब देखिए क्या होगा, L से L कट जाएगा, यहां से A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 अपॉन 2। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 अपॉन 2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिएगा। हमने क्या किया था, a wire is stretched to double of its length, then find new resistance
पहला रेजिस्टेंस R मान लीजिए, पहला रेजिस्टेंस जो था वो R था, तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगा दोनों ही केस में। एरिया क्या हो गया, A2 का वैल्यू आ गया A1/2। इसका रेजिस्टेंस R1 जो है फर्स्ट का रेजिस्टेंस R मान लीजिए क्या था, रो L अपॉन A1। उसी तरह सेकेंड का जो रेजिस्टेंस आया नया रेजिस्टेंस R डैश, ये क्या हो जाएगा, रो L के जगह पे क्या हो जाएगा 2L, और A2 का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे बाई A2। चलो A2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या हो गया है A1/2। तो रखिए R डैश इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 2L अपॉन A1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 रो L बाई A1, ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स रो L बाई A1। अगर आप कंपेयर करो इसमें तो इसके जगह पे हम R का वैल्यू रख सकते हैं, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R। कितना बढ़ाए थे, डबल, कितना रेजिस्टेंस बढ़ गया 4 गुना, स्क्वायर से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो स्क्वायर से इंक्रीज हो रहा है। ये पूरा प्रॉपर्टी तो वही शो कर रहा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में लिख देते हैं जो भी बातें आपको बताएं। इसको एक बार आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं इसी चीज को डिटेल्स में कि हमने आपको क्या बताया। हमने बताया, नोट में लिखिए इस बात को, ये बात भी आपको याद रखना है, if length increases n times लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है, then area decreases n times। ये बात याद रखना है कि अगर लेंथ को बढ़ाते हैं n टाइम्स तो एरिया क्या होगा n टाइम्स घट जाएगा, n टाइम्स कम हो जाएगा। तो देखिए n टाइम्स जो लेंथ को इंक्रीज किए, तो मान लीजिए पहले कुछ था लेंथ L, शुरुआत में कोई ऐसा था, इसका लेंथ L था, जब n टाइम्स इंक्रीज किए तो नया लेंथ हो जाएगा NL। अब इसका निकालिए, तो एरिया को हम मान लेते हैं इसका A1 था और इसका एरिया A2, तो क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स बढ़ा दिए तो A2 क्या हो जाएगा A1/2, A1/n, A1 नहीं है तो A रख लीजिए और इजी होगा, इसको A1 रख लीजिए, तो यहाँ से A1 का वैल्यू क्या आ जाएगा A अपॉन n, क्योंकि लेंथ n टाइम्स बढ़ा दिए तो एरिया क्या होगा n टाइम्स घट जाएगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन रूल। इसका रेजिस्टेंस निकाल दीजिए R इक्वल टू रो n अपॉन A, इसका रेजिस्टेंस निकाल दीजिए R डैश का क्या हो जाएगा रो n इंटू L अपॉन A1, A1 की जगह पे A/n पुट कर दीजिए, तो यहाँ से R डैश इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L अपॉन A अपॉन n, ये n ऊपर जाएगा तो n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर रो L अपॉन A, और ये वैल्यू क्या है R के बराबर, तो यहाँ पुट कर देंगे तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर इंटू R। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आ गया हमारा एक फॉर्मूला, जिसको हम डायरेक्टली याद रखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ दे और ये याद रहेगा तो आप तुरंत बना दोगे। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया ऐसा, a wire of resistance 5 ohm if its length increases 4 times, find new resistance। नया रेजिस्टेंस बताइए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो इस फॉर्मूला पे पुट करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए R डैश इक्वल टू क्या होता है n स्क्वायर R, n के जगह पे कितना दिया है 4 टाइम्स, तो 4 स्क्वायर इंटू R कितना है 5, तो 4 4 जा 16 इंटू 5, 80 ओम जो है वो नया रेजिस्टेंस आएगा अगर उसको
डबल कर दिए, 4 गुना कर दिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग इस क्लास को यहीं पे अब खत्म करते हैं। पूरा पार्ट खत्म हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। वोल्ट मीटर और एमीटर में डिफरेंस हम एक सर्टेन टॉपिक बता देंगे, उसको हम एक वीडियो में डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।